Yeah, hello student and welcome back again to a video tutorial. And in today's class we are going to discuss about bony fishes. In our previous lecture we have discussed about the general characteristic feature of cartilaginous fishes and about certain example of cartilaginous fishes. तो बच्चों आज का जो लेक्चर होगा वो बोनी फिशेज़ के बारे में होगा. पहले हम बोनी फिशेज़ के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे, फिर बोनी फिशेज़ के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कुछ फ्रेश वाटर और कुछ मेराइन वाटर. बाद में बोनी फिशेज़ में ही जो एडवांस बोनी फिश होते हैं लंग फिशेज़ उनके बारे में पढ़ेंगे. जो फॉल्स फिशेज़ होते हैं उनका एक लिस्ट बना लेंगे और कार्टिलेजिनस फिशेज़ और बोनी फिशेज़ का हम एक चार्ट भी बना लेंगे कि भाई क्या फ़र्क होता है कार्टिलेजिनस फिशेज़ और बोनी फिशेज़ में. सो शुरुआत करते हैं. टाइटल ऑफ टुडेज लेक्चर वुड बी बोनी फिशेज़ एंड बोनी फिशेज़ आर क्लासिफाइड अंडर क्लास ऑस्ट्रिकथिस. ऑस्ट्रिकथिस. तो जो क्लास ऑस्ट्रिकथिस होता है वो होते हैं बच्चों बोनी फिशेज़. ठीक है. अब जो ऑस्ट्रिकथिस होता है उसमें दो वर्ड हैं. एक वर्ड होता है ऑस्ट्रियन. ऑस्ट्रियन जो वर्ड है वो आया है बोन से. आगे चल के आप पढ़ोगे बोन के अंदर हावेल्सियन सिस्टम या ऑस्ट्रियन के बारे में जब हम टिश्यू पढ़ेंगे. और जो इक्थिस वर्ड है, इक्थिस, इसका मतलब होता है फिश. तो ऐसी फिश जिनका एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है उनको बोलते बोनी फिशेज. जैसे क्लास कॉन्ड्रिरिच्थिस का दूसरा नाम बताया था इलास्मोब्रैंक फिशेज, ऐसे ही बोनी फिश का दूसरा नाम होता है टेलियोस फिशेज. दे आर ऑल्सो नोन एज टेलियोस फिशेज. इसमें जो वर्ड टेली है इसका मतलब होता है कंप्लीट. ऑस्ट्रियन जो है वो एक वर्ड है, ऑस जो वर्ड है वो वर्ड आया ऑस्ट्रियन से. सो ऑस जो वर्ड है वो आया ऑस्ट्रियन से. ऑस्ट्रियन का मतलब होता है बोन और टेली का मतलब होता है कंप्लीट हेयर. तो कई बार या बहुत सारे बार आपको ऑस्टियोसाइट्स या बोनी फिशेज ना वर्ड यूज़ करके टेलीओस्ट फिश यूज़ कर लेता है. सो जो टेलीओस्ट है दैट इज़ द अदर वर्ड फॉर बोनी फिशेज. सो ऑस्टियोसाइट्स, बोनी फिशेज और टेलीओस्ट, these are the same name, these are the different name for the same thing. So टेलीओस्ट फिशेज और बोनी फिशेज आज इनके बारे में पढ़ेंगे. बोनी फिशेज बच्चों होती क्या हैं? अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊं आपको, ऐसी फिशेज जिनका एंडोस्केलेटन एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो कार्टिलेज का था, पर जब वो एडल्ट होती है तो कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन रिप्लेस हो जाता है बाय बोनी एंडोस्केलेटन. तो एडल्ट में एंडोस्केलेटन बोन का हो जाता है और टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज या ज़्यादातर जो फिशेज है वो बोनी फिशेज होती है. सो मैं बोनी फिशेज के बारे में एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ. इससे ये भी समझ में आता है बोनी फिशेज आर इवोल्व फ्रॉम कार्टिलेजिनस फिशेज. एंडोस्केलेटन आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए. इज कार्टिलेजिनस ड्यूरिंग embryonic stage and is completely replaced by bones in adult. तो बोनी फिशेज क्या होती हैं? जिनका एंडोस्केलेटन एडल्ट स्टेज में बोन का बना होता है और यही एंडोस्केलेटन एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्टिलेज का था. तो समझ में आता है कि जो बोनी फिशेज है वो किन से इवोल्व हुए हैं? कार्टिलेजिनस फिशेज से. टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन बोनी फिशेज इज अप्रॉक्स 26,000. तो वहाँ पे जहाँ पे 600 स्पीशीज थे कार्टिलेजिनस फिशेज में, वहीं पे अबाउट 26,000 स्पीशीज होते हैं बोनी फिशेज में. अब बच्चों फर्स्ट पार्ट ऑफ टॉपिक जो होगा दैट वुड बी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोनी फिशेज. लेट मी टेल यू अबाउट जनरल फीचर्स कि भाई ये मेराइन भी होती है और फ्रेश वाटर भी होती है कार्टिलेजिनस फिशेज के मुकाबले जो कंप्लीट मेराइन थी. अगर मैं इनके जनरल फीचर्स डिस्कस करना शुरू करूँ, इफ़ आई स्टार्ट डिस्कसिंग द जनरल फीचर्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में जनरल फीचर्स को डिस्कस करेंगे और जो भी एनसीईआरटी में गिवन है वो सब कवर कर लेंगे. फिर जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो बाद में हम एज एन एग्जाम्पल पढ़ते चले जाएंगे. ठीक है. दे आर ऑल आइदर मैराइन as well as fresh water.
एक फ़र्क तो ये हो गया कार्टिलेजिनस फिशेज़ में और बोनी फिशेज़ में। कार्टिलेजिनस फिशेज़ जहाँ कंप्लीटली मेराइन होते थे, ऐसे बोनी फिश कंप्लीट मेराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेज़ में नोटोकॉड परसिस्टेंट रहता था, बोनी फिशेज़ में नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय अ डिस्टिंक्ट, इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि वर्टिबल कॉलम डिस्टिंक्ट हो जाता है इन बोनी फिशेज बाय अ डिस्टिंक्ट वर्टिब्रल कॉलम। तो जो भी इनका क्रेनियम है, जो भी इनका स्पाइन वर्टिबल कॉलम है, बैकबोन है, वो काहे का बना होगा? बोन का। सो अ एंडोस्केलेटन which is made up of bone is a characteristic feature of bony fishes and notochord is completely replaced by a distinct vertebral column। ठीक है बेटा, अगर इनके एक्सोस्केलेटन के बारे में बात करें, इन जैसे हमने जब कार्टिलेजिनस फिशेज पढ़े थे तो एक्सोस्केलेटन में कैसे स्केल्स पढ़े थे? प्लेकोइड स्केल्स। इनके जो स्केल्स तो इनके भी डर्मल होते हैं, पर इनके पास स्केल्स क्या तो साइक्लोइड होते हैं। साइक्लोइड स्केल बताए थे कि भाई उसके पास खूब सारे सर्कुलर रिंग्स होती हैं और बाय काउंटिंग द रिंग्स एज ऑफ द फिश कुड बी डिफाइंड। तो साइक्लोइड स्केल होंगे या फिर टीनोइड स्केल होंगे, सी वुड बी साइलेंट। टीनोइड स्केल में यहाँ पर कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं, या फिर जो प्रीमेटिव बोनी फिशेज होती हैं उनके अंदर गैनोइड स्केल भी होते हैं। तो मेजर जो स्केल है वो कौन कौन से हैं बच्चों? साइक्लोइड और टीनोइड। प्रीमेटिव बोनी फिशेज में होते हैं गैनोइड। गैनोइड आर मेनली प्रेजेंट इन प्रीमेटिव बोनी फिशेज। तो आप जब तक नोट कर रहे होंगे, मैं एक बार रिवाइज करा दूं। मेराइन और फ्रेश होते हैं, नोटोकॉड कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है, और एक्सोस्केलेटन में साइक्लोइड या टीनोइड स्केल होते हैं। कुछ प्रीमेटिव बोनी फिशेज में गैनोइड स्केल भी होते हैं। सो एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ डर्मल स्केल्स, दे कुड बी साइक्लोइड और दे कुड बी टीनोइड। फिर बात करते हैं बच्चों, अच्छा स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, वेल डेवलप्ड लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम होता है, वो तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशेज से ही आप समझ गए होंगे। फिर अगर इनका माउथ की बात करूं, माउथ कैसा पढ़ा था कार्टिलेजिनस फिशेज में? सर आपने माउथ वहाँ पर वेंट्रल पढ़ाया था, यहाँ पर माउथ कैसा होगा? माउथ इज टर्मिनल। इन केस ऑफ बोनी फिशेज टर्मिनल माउथ होता है। इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज कैसा पढ़ा था माउथ आपने? वेंट्रल। इनके जो टीथ होते हैं वो जॉज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टीथ आर आल्सो प्रेजेंट इन जॉज, वहाँ पर भी जॉज से कैसे टीथ पढ़ा रखे हैं? एक्रोडोंट, टीथ इन जॉज। बस एक फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे टीथ बताए थे बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकोइड स्केल, वहाँ पर टीथ बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकोइड स्केल बताए थे, यहाँ पे स्केल्स वगैरह मॉडिफाई नहीं होते हैं टीथ। फिर माउथ के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग से एनस होता है, क्लोका नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट leads to anus. Important statement to remember, there is no cloaca, there is no cloaca। वहाँ पर आपने क्लोका पढ़ा था, जबकि वहाँ पर आपने पढ़ा था कि क्लोका होता है, यहाँ पर आपका यूनोजेनिटल अपर्चर और एनस अलग अलग होता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में एक चीज़ और याद रखेंगे, उनका जो लीवर आपने पढ़ा था वो बाइलोब पढ़ा था। इनके पास कैसा लीवर होता है? ट्राइलोब लीवर। लीवर जो होता है बोनी फिशेज का, उसमें 3 लोब होते हैं, डेट इज ट्राइलोब्ड। कार्टिलेजिनस फिश के लीवर में कितने लोब पढ़े थे आपने? 2 लोब पढ़े थे, डेट वाज बाइलोब्ड। कुछ ऐसी भी फिश होती है जिनके पास स्टमक नहीं होता है, क्लासिकल एग्जांपल इज रोहू। तो जो रोहू, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, जो रोहू होती है उसके पास स्टमक नहीं होता है, रोहू हैज़ नो स्टमक। तो कुछ ऐसी भी फिश होती हैं जैसे कि रोहू, जिनके पास स्टमक नहीं होता है। तो बच्चों माउथ टर्मिनल है, जॉज में टीथ होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम लीड्स टू एनस, क्लोका नहीं होता है, लीवर ट्राइलोब्ड होता है, और जो आपका स्टमक है वो नहीं प्रेजेंट होता इन केस ऑफ रोहू। तो ये माउथ की बात हो गई। फिर माउथ के बाद आते हैं नेयर्स। इनके नेयर्स जो होते हैं वो डोर्सल साइड पर होते हैं। एक्सटर्नल नेयर्स आर प्रेजेंट, दे आर पेयर्ड एंड आर प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड। फिर फिशेज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ये भी बताया था मैंने कि इंटरनल नेयर्स नहीं होते हैं फिश में, लंग फिशेज में इंटरनल नेयर्स होते हैं। लंग फिशेज आल्सो हैव इंटरनल नेयर्स। तो बच्चों जो नॉस्ट्रिल या नेयर्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे
उनमें याद रख लेना कि इनके जो एक्सटर्नल लेयर्स है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है वो डोर्सली प्रेजेंट होते हैं, वो डोर्सल साइड ऑफ हेड पर प्रेजेंट होते हैं। और जो लंग फिशेज होती हैं उनके पास इंटरनल लेयर्स भी होते हैं। तो जब उनके देखो ये चीज़ मैं बता रखी है आपको, हेड, ट्रंक, टेल, जो भी उनका क्लासिफिकेशन है। तो मेनली आप याद रखना कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या फीचर होते हैं। एनस होता है, क्लोका नहीं होता है, लिवर ट्राइलोब्ड होता है, रोहू के पास स्टमक नहीं होता है। देन नेयर्स की बात करें तो नेयर्स में डोर्सल साइड पे पेयर्ड नेयर्स होंगे और लंग फिशेज के पास इंटरनल नेयर्स भी होते हैं। फिर एक कंसेप्ट बताया था मैंने आपको कि उसके डाइजेस्टिव ट्यूब में आगे चल के ना एक विसरल ऑर्गन आ जाता है, इसको बोलते हैं स्विम ब्लेडर, जो नहीं प्रेजेंट होता इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज। अब स्विम ब्लेडर इन बोनी फिशेज पढ़ लेते हैं। स्विम ब्लेडर क्या होता है, कहाँ होता है, क्या होता है और क्या फंक्शन करता है। वैसे फंक्शन तो मैंने वहाँ पे ही बता दिया था कि भाई जो स्विम ब्लेडर होता है बायोएनसी प्रोवाइड करता है, वो हाइड्रोस्टेटिक एक ऑर्गन होता है जो बायोएनसी प्रोवाइड करता है। तो कार्टिलेजिनस फिशेज के पास स्विम ब्लेडर नहीं होता है, उन्हें हमेशा स्विम करना पड़ता है, इनके पास स्विम ब्लेडर होता है। तो मैं मेंशन करूँगा अ सैक लाइक एयर ब्लेडर। एयर ब्लेडर का दूसरा नाम लंग ब्लेडर भी बोला था और तीसरा नाम स्विम ब्लेडर भी बोला था। अच्छा, इस स्विम ब्लेडर से कुछ प्रोडक्ट भी एक्सट्रैक्ट होता है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सो अ सैक लाइक एयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर इज प्रेजेंट। अ सैक लाइक एयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर इज प्रेजेंट। अब ये कहाँ से एराइज होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो डोर्सल वॉल ऑफ इसोफेगस होता है वो वहाँ से एराइज होता है। इट अराइजेज फ्रॉम डोर्सल वॉल ऑफ इसोफेगस। सर ये कैसा कंसेप्ट हुआ, ये थोड़ा समझा दो। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बना के मैं बता ही देता हूँ स्विम ब्लेडर वगैरह की जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, लेट्स से हम एक पहले हाइपोथेटिकल डायग्राम ऑफ फिश बना लेंगे। स्ट्रीमलाइन बॉडी है, तो लेट्स से दिस इज द फिश हियर, राइट। मैं अभी फिन वगैरह नहीं बता रहा हूँ और यहाँ से शुरू होता है माउथ, ये आ गया। अब इस साइड वेंट्रल साइड है, उस साइड डोर्सल साइड है। जो डोर्सल साइड है वो तो स्विम ब्लेडर हो जाएगा और वेंट्रल साइड पर क्या बन जाएगा इनके यहाँ पर, लेट्स से ऑन देयर वेंट्रल साइड ये गट वाला पार्ट बन गया, ये इनका एनस हो गया। सो लेट्स से दिस इज द गट हेयर। अब अगर इसके डोर्सल साइड पे जाएंगे, इसोफेगस के डोर्सल साइड पर यहाँ पे कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर ये होता है बेटा एयर ब्लेडर। दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एयर ब्लेडर। तो एक एयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर प्रेजेंट होता है ऑन द डोर्सल साइड ऑफ इसोफेगस। अ एयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर इज प्रेजेंट इन द डोर्सल साइड ऑफ इसोफेगस। सर इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज यूज्ड टू मेंटेन बैलेंस एज वेल एज इट इज हेल्पफुल in order to swim up and down. It is used to maintain balance and swim up and down. तो मैं सिंपली बोल दूँ ये हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, या इट प्रोवाइड व्हाट, इट प्रोवाइड बायोएनसी, इट प्रोवाइड बायोएनसी। तो स्विम ब्लेडर होने की वजह से जो बोनी फिशेज हैं उनको हमेशा स्विम नहीं करना पड़ता टू अवॉइड सिंकिंग। ये कंसेप्ट पहले बता दिया था। कुछ फिशेज में तो ये एयर ब्लेडर एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी काम करता है। एक फिश का नाम याद रखेंगे, हेट्रोपन्यूस्ट्रिस। अ फिश in several fish like heteropneustis, in heteropneustis swim bladder also help in respiration. तो अगर सवाल पूछा जाता है स्विम ब्लेडर और एयर ब्लेडर एज ए ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन किस में काम कर रहा है, आंसर वुड बी हेट्रोपन्यूस्टिस। ठीक है बच्चे। देन जो थोड़ा वेबेरियन ऑसिकल का एक कंसेप्ट और बता देता हूँ। कुछ फ्रेश वाटर फिश होती है, जैसे क्लासिकल एग्जांपल आता है लेबियो। रिमेंबर लेबियो रोहित और रोहू की अगर मैं बात करूँ, जो रोहू होती है, रोहू के अंदर एयर ब्लेडर से लेकर स्टार्टिंग फ्रॉम एयर ब्लेडर अप टू देयर इंटरनल ईयर अ टोटल ऑफ 4 बोन्स होती हैं। अप टू इंटरनल ईयर
4 छोटे छोटे बोन्स होंगे जो एयर ब्लेडर को कनेक्ट करता है इंटरनल ईयर से। और छोटे बोन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं बेटा ऑसिकल, छोटे बोन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ऑसिकल। डॉक्टर वेबर्स ने इसको ढूंढा था, इनको बोलते हैं वेबेरियन ऑसिकल। तो वेबेरियन ऑसिकल क्या होते हैं मैं ये बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट आर वेबेरियन ऑसिकल्स। आप डेफिनेशन लिखेंगे इनका। इन सेवरल फिशेस, इन फिशेस लाइक रोहू और लेबियो रोहिता, आगे जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो मेंशन कर दूंगा, और लेबियो, फॉर स्मॉल बोन्स कनेक्ट स्विम ब्लेडर, अभी फंक्शन भी बताऊंगा हियरिंग कैसे करते हैं ये, टू इंटरनल ईयर। दे कनेक्ट स्विम ब्लेडर टू इंटरनल ईयर। ये जो 4 स्मॉल बोन्स होते हैं इनका नाम होता है बेटा वेबेरियन ऑसिकल। ये 4 स्मॉल बोन्स है इनका नाम होता है वेबेरियन ऑसिकल। इन छोटी छोटी बोन्स को भी नाम दिया है। फर्स्ट वन वुड बी क्लाउस्ट्रेदम, जो ये फर्स्ट बोन है, लेट्स से हियर which is close to swim bladder, that is claustredum. Next to claustredum is scaphium. Let's say this here is claustredum, second one हो गया scaphium, third one हो जाएगा intercalarium. So first one is claustredum, second one is scaphium, third one is intercalarium, and fourth one is tripus. फोर्थ वन इज ट्राइपस। तो व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, कुछ फिशेज में स्विम ब्लेडर से अराइज होती, स्विम ब्लेडर से लेके इंटरनल एयर तक, सेमी सर्कुलर कैनाल तक 4 छोटी छोटी बोन होती है। और इन छोटी छोटी बोन का क्या नाम होता है, 1 2 3 4 काउंट कर दो। इन छोटी छोटी बोन्स का कलेक्टिवली इनको बोलते हैं वेबेरियन ऑसिकल। फर्स्ट इज क्लाउस्ट्रेदम, सेकेंड इज स्केफियम, थर्ड इज इंटरकलेरियम एंड फोर्थ इज ट्राइपस। अब इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, दे कनेक्ट एयर ब्लेडर टू इंटरनल ईयर, दे कनेक्ट एयर ब्लेडर टू इंटरनल ईयर। दे आर कंसिडर्ड टू बी हेल्पफुल इन हियरिंग। व्हाट इज द फंक्शन, दे आर कंसिडर्ड टू बी हेल्पफुल इन हियरिंग। तो एक क्वेश्चन डिजाइन होता है कि जो वेबेरियन ऑसिकल होते हैं उनका क्या काम होता है। आंसर वुड बी वेबेरियन ऑसिकल आर 4 स्मॉल बोन्स विच कनेक्ट स्विम ब्लेडर टू इंटरनल ईयर एंड आर कंसिडर्ड टू बी हेल्पफुल इन हियरिंग। ठीक है बेटा। अब जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ फिशेज के स्विम ब्लेडर से, या मोस्ट ऑफ द फिशेज, मोस्ट ऑफ द बोनी फिश के स्विम ब्लेडर से एक जेलेटिनियस मटेरियल निकाला जाता है, उसको बोलते हैं इस इन ग्लास, उसको बोलते हैं isinglass. What is that isinglass? It is a gelatinous material extracted from swim bladder of bony fishes. swim bladder of cartilaginous fish में तो ये होता ही नहीं है। तो isinglass इज ए जेलेटिनियस मटेरियल जिसमें जेलेटिन होता है खूब सारा, और वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, फ्रॉम द एयर ब्लेडर स्विम ब्लेडर ऑफ बोनी फिशेज। इसका काम क्या होता है, इट इज़ हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ जेलीज, इट इज़ हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ गम, या जो भी वाइन और बियर इंडस्ट्री है उसमें क्लैरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसमें ये यूज होता है। इट इज़ यूज्ड इन द क्लैरिफिकेशन ऑफ बियर एंड वाइन। यूज्ड, जब डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ोगे तो शायद आइसिंगलास वहाँ पे पढ़ोगे क्लास 12th में। यूज्ड इन क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन एंड बियर, साथ में जेलीज और गम्स भी बनते हैं इससे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ा था बच्चों हमने एयर ब्लेडर का। एयर ब्लेडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जिसको स्विम ब्लेडर भी कहते हैं, बोनी फिशेज में होता है, प्रोवाइड करता है बायोएंसी, डोर्सल वॉल ऑफ इसोफेगस की तरफ है, और ये मेंटेन करता है बैलेंस। साथ में वेबेरियन ऑसिकल 4 छोटे छोटे बोन्स है जो स्विम ब्लेडर को कनेक्ट करते हैं इंटरनल ईयर से।
एयर ब्लेडर के अंदर से एक जेलेटिनियस मटेरियल जिसमें खूब सारा जेलेटिन प्रोटीन होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और जो 4 वेबेरियन ऑसिकल है उनके नाम हो गए कोलोस्ट्रम, स्केफियम, इंटरकैलियम और ट्राइफस। और जो वेबेरियन ऑसिकल है उनका काम होता है, दे आर द वन जो वाइब्रेशंस परसीव करते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी हेल्पफुल इन हियरिंग, दे आर कंसिडर्ड टू बी हेल्पफुल इन हियरिंग। ये हो गया बेटा उनका लेट्स से स्विम ब्लेडर का पार्ट। अब गिल स्लिट्स के बारे में बात करते हैं, गिल्स के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे मुझे लगता है आपको कल मैंने बताया था कार्टिलेजिनस फिशेज में 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। ऑन द सेम वे इन बोनी फिशेज 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, दे आर 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड देयर इज नो फन इन टेलिंग उनके गिल्स के ऊपर कवर होता है, देयर इज नो फन इन टेलिंग उनके गिल्स के ऊपर कवर होगा, उसको बोलेंगे ओपर्क्यूलम। सो 4 पेयर ऑफ गिल्स। नेक्स्ट पॉइंट, 4 पेयर ऑफ गिल्स are present with gill cover with operculum। कार्टिलेजिनस फिश में बस एक ही ऐसी फिश पड़ी थी इसके पास ओपर्क्यूलम होता है, जो कनेक्टिंग लिंक होता है टू बी एग्जैक्ट कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश का। उस फिश का नाम था काइमेरा। तो काइमेरा के अलावा किसी के पास ओपर्क्यूलम नहीं था, यहाँ पर ओपर्क्यूलम आ जाता है। देन इनका सर्कुलेटरी सिस्टम अगर बच्चों पढ़ो तो सिमिलर ऐसा ही होता है जैसा आपने कार्टिलेजिनस फिश में पढ़ा है। ज़्यादा फर्क है, मैं कहूँ कोई फ़र्क नहीं होता दोनों के सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो कैसा पढ़ा था वहाँ पर, बस उसी को रिवाइज कर लेते हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट नहीं, इसमें एक चीज़ एडिशनल आ जाएंगी कि लिविंग जो लंग फिश है उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो मोस्ट ऑफ द बोनी फिश 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट। लेट यू मेक हार्ट लाइक दिस इफ यू बिलीव दिस इज हार्ट हेयर। देन additional chamber sinus venosus and truncus और conus arteriosus। ट्रंकस आर्टियोसस और साइनस वेनोसस सेम होते हैं, ये एडिशनल चैम्बर है, मैंने ये डिफाइन किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में। आरबीसी कैसी होंगी इनकी, आरबीसी ओवल होंगी एंड न्यूक्लिएटेड होंगी, ओवल होंगी एंड न्यूक्लिएटेड होंगी। हार्ट वीनस हार्ट ही कहेंगे, सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही जाता है, वीनस हार्ट, ओनली DO2 ब्लड। ठीक है बेटा। देन मैं बता रहा था आपको लंग फिशेस के बारे में। पहले तो पोर्टल सिस्टम याद रख लेना, इनके पास भी जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस में था वेल डेवलप्ड रेनल पोर्टल सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड रेनल पोर्टल सिस्टम। देन बच्चों आप याद रख लेंगे, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट और वर्थ मेंशनिंग हियर, कि जो लंग फिशेज होती हैं उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल या एट्रिया हो जाएंगे, एक वेंट्रिकल होगा। तो लास्ट पॉइंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग फिशेज आर हैविंग 3 चैम्बर्ड हार्ट। मैं अभी लंग फिश के जब करैक्टर बताऊंगा ना, डिप्नॉय के अंकल ऑफ एम्फीबियंस कहेंगे इन्हें, तो वहाँ पे मेंशन कर दूंगा 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, 2 चैम्बर्ड होता है मोस्ट ऑफ द फिश में, वीनस हार्ट होता है, सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही रिसीव करता है। एडिशनल चैम्बर साइनस वेनोसिस और ट्रंकस आर्टियोसस भी होते हैं। आरबीसी ओवल एंड न्यूक्लिएटेड होती है। सारे वर्टिब्रेट्स में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम तो डेवलप रहता ही है, इनके पास रेनल पोर्टल सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है कार्टिलेजिनस फिश के जैसे, और लंग फिश में 3 चैम्बर्ड हार्ट आ जाता है। फिर अगर मैं इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूँ, किडनी तो इनकी भी मीजोनेफ्रिक होती है, किडनी इनकी भी मीजोनेफ्रिक होती है, बस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। और इंट्रोडक्शन ऑफ पाइशीज में मैंने वो भी मेंशन कर दिए थे कि जो फ्रेश वाटर है वो अमोनोटैलिक होती हैं और जो आपकी मैराइन वाटर है वो ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड बनाती है। सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट excretory system in fishes, again the kidney would be mesonephric। मेनली अगर सिंपल आपसे पूछा जाता है बोनी फिश के बारे में तो आप अमोनोटैलिक आंसर करेंगे, मेनली अमोनोटैलिक। पर आप ये भी याद रखेंगे जो फ्रेश वाटर है वो अमोनोटैलिक होती है, जो मैराइन होती है वो ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड बनाती है। ये पहले मैंने डिफाइन किया हुआ है इसलिए मैं इसका फुल फॉर्म यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैराइन बोनी फिशेज। मेनली फिशेज बोनी फिशेज आर अमोनोटैलिक, और कौन सी होती हैं वो सारी फ्रेश वाटर। तो ज़्यादातर बोनी फिश फ्रेश वाटर ही होती हैं, ये याद रख लेना। ब्रेन को अगर कंपेयर करें विद कार्टिलेजिनस फिशेज, कार्टिलेजिनस फिशेज में ऑल्फैक्टरी लोब बड़े बड़े थे, सेरिबेलम बड़ा सा था, इनके पास ऑल्फैक्टरी लोब भी छोटे छोटे होते हैं और सेरिबेलम भी रिलेटिवली स्मॉलर होता है।
सो रिलेटिवली स्मॉलर ऑल्फैक्टरी लोब एंड सेरिबेलम, उनके पास भी 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व था, इनके पास भी 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होता है। तो अगला स्टेटमेंट जो लिखेंगे अबाउट देयर नर्वस सिस्टम रिलेटिवली स्मॉलर ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब वो होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन द सेंसेशन ऑफ स्मेल, एंड सेरिबेलम, क्योंकि इनके पास वेल डेवलप्ड एयर ब्लेडर आ गए तो सेरिबेलम का इतना काम नहीं होता है। क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं? 10 पेयर्स, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। ठीक है भाई, ये हो गया इनका नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, डाइजेस्टिव ये सब पढ़ लिए हैं। सेंसी सिस्टम में क्या जरूरत है मेंशन करने की? इनके पास लेटरल लाइन ऑफ सेंसी सिस्टम होता है, या इनके ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, वो पहले ही हमने पढ़ चुके हैं। तो लेटरल लाइन ऑफ सेंसी सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, अगेन आई रिपीट, lateral line of sensory system is well developed and ear is having 3 semicircular canal. आइज पेयर्ड होंगे, उसमें निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होगी, जो फिश का जनरल कैरेक्टर पढ़ा था। तो ये 3 स्टेटमेंट में स्किप कर रहा हूँ बोर्ड से, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बताया हुआ है। लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम, वेल डेवलप्ड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड 3 सेमीसर्कुलर कैनाल इन ईच ईयर विच इज़ मेंट फॉर बैलेंसिंग। ये बोनी फिशेज में भी वैसे ही होते हैं जैसे कार्टिलेजनस फिशेज में। अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं इनका। इनके अंदर जो सेक्सुअल सेपरेट रहेंगे, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, नो फन इन टेलिंग के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेंगे। सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें मेल में क्लैस्पर नहीं होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, कॉपुलेशन वगैरह नहीं होता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। वहाँ पर आपने पढ़ा था इंटरनल फर्टिलाइजेशन कार्टिलेजनस फिशेज में, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चों? एक्सटर्नल। क्यों? आप ये मेंशन कर देता हूँ, मेल के अंदर क्लैस्पर्स नहीं होते हैं, क्लैस्पर इन मेल आर एब्सेंट, तो कॉपुलेशन वगैरह नहीं कर सकते। क्लैस्पर परटेन्स टू कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ पीनिस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ये याद रख के चलेंगे, विद वन एक्सेप्शन। डेवलपमेंट अगर आपसे पूछा जाए बोनी फिश का, तो आप बताएंगे कि इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अगर स्पेशली आपसे पूछे कि यार एक बोनी फिश तो आपने ऐसी भी पढ़ा रखी है हमें, जो कैटाड्रोमस माइग्रेशन कर रही थी, रिमेंबर फ्रेश वाटर में रहती है, मेराइन में चली जाती है एंड डूइंग ऑल द थिंग, तो उसके लार्वा का नाम क्या होता है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो एक आपके पास एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन इन डेवलपमेंट इज एंगुइला। एंगुइला बताया था ना, एंगुइला इज द फिश विच अंडरगो कैटाड्रोमस माइग्रेशन। यस, एंगुइला इज द फिश विच अंडरगो कैटाड्रोमस माइग्रेशन। उसका जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं लेप्टोसिफेलस लार्वा। एक्सेप्ट इन एंगुइला, एंगुइला के बारे में मैं बताऊंगा, इसके स्नेक लाइक बॉडी होता है, वेयर लेप्टोसिफेलस लार्वा अकर। लेप्टोसिफेलस लार्वा अपीयर इन डेवलपमेंटल स्टेज। तो बच्चों ये हो गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोनी फिशेज। एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ, फिर मैं शुरू करता हूँ मेनली एग्जाम्पल। तो जो बोनी फिशेज होते हैं वो नंबर में ज़्यादा हैं, मेराइन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, उनके अंदर एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है। नोटोकोड कंप्लीटली रिप्लेस हो जाती है बाय ए बोनी वर्टिबल कॉलम। देन उनके पास ओपर्क्यूलम होता है, 4 पेयर ऑफ गिल्स हैं, उनके पास स्विम ब्लेडर होता है, साथ में वेबेरियन ऑसिकल भी होता है, उनका जो माउथ है वो टर्मिनल होता है, उनके पास एनस अलग है, क्लोका वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है। बॉडी के ऊपर साइक्लोइड या टेनोइड स्केल है, जो प्रीमेटिव उनके पास गैनोइड स्केल भी हो सकते हैं। वो बाय मोड ऑफ एक्सप्रेशन मेनली मोनोटैलिक होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट है विद वन एक्सेप्शन। तो अगर स्टेटमेंट आता है बोनी फिश शो डायरेक्ट डेवलपमेंट, तो ट्रू स्टेटमेंट मान के चलेंगे। जब तक एक्सेप्शन नहीं पूछा है तब तक नहीं आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बातें लिखी हुई है अपने एनसीईआरटी में अबाउट बोनी फिशेज। तो ये तो चलो हो गया। अब बोनी फिशेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके एग्जाम्पल याद रखना। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो मेराइन वाले हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो फ्रेश वाटर हैं, फिर हम पढ़ेंगे लंग फिशेज के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे फॉल्स फिशेज के बारे में, फिर मैं बता दूंगा कैट फिश और कार्प में क्या फ़र्क, क्या सिमिलरिटी होती है, और बाद में एक छोटा चार्ट बना लेंगे कार्टिलेजनस फिश और बोनी फिशेज का। अभी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं बोनी फिशेज में, तो जस्ट कीप पेशेंस एंड लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स ऑफ बोनी फिशेज।
ऑलराइट, आई रियली होप कि आप साथ साथ नोट्स बनाते रहते हैं। देखो अच्छा है कि अगर आप साथ साथ नोट लिख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, आप अपने ब्रेन को जैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं वैसे हो जाएगा, ठीक है। आप अपने ब्रेन की फंक्शनिंग को जैसे भी डिज़ाइन करेंगे, यू बेटर नो, जब चलो ऑफलाइन क्लासेस जब हुआ करेंगी तो आई विल बी टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट आवर ब्रेन डेवलपमेंट, अबाउट आवर लर्निंग एंड ऑल द थिंग। यूट्यूब पे बताना ठीक सा नहीं लग रहा है, क्यों अपना स्पेशल चीज़ों को लीक किया जाए। बट ऑफलाइन क्लासेज में आई एम गोइंग टू टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन ऑर्डर टू मेमोराइज थिंग्स, ठीक है। एंड योर मेमोरी वुड बी लाइक मी, आई होप सो। एग्जाम्पल्स ऑफ बोनी फिशेज। तो पहला जो सेक्शन हम शुरू कर रहे हैं बच्चों, उसमें शुरू कर रहे हैं हम लोग मैराइन बोनी फिशेज। मैराइन एंड एडिबल बता देता हूं पहले। मैराइन बोनी फिशेज, लेट स्टार्ट विद माय फेवरेट वन। जो माय फेवरेट है, दैट इज एन एक्सीलेंट फिश फॉर फूड। उसका नाम होता है फ्लाइंग फिश और एक्सोसिटस। और फ्लाइंग फिश की वजह से वो मेरी फेवरेट है, फूड की वजह से नहीं है, राइट। डोंट थिंक आई ईट अ लॉट ऑफ फिश, आई तो हेट फिश। एक्सोसिटस बच्चों, एक्सोसिटस जो होती है उसका दूसरा नाम होता है फ्लाइंग फिश। जबकि आप ये याद रखना, ये कभी फ्लाई नहीं करती है, ये ग्लाइड करती है। ग्लाइड करना अलग चीज़ होती है, फ्लाई करना अलग चीज़ होती है। तो जो पहला एग्जाम्पल है दैट इज एक्सोसिटस, ठीक है बेटा। अब एक्सोसिटस के बारे में दो चार चीज़ें बता देता हूँ। एक्सोसिटस में जो उसका डोर्सल फिन होता है वो बहुत लॉन्ग होता है। डोर्सल फिन इज लॉन्ग। ये जो फिश है ये ग्लाइड कर सकती है अप टू हाइट ऑफ 6 मीटर। समझ में आता है, 6 मीटर ग्लाइड कर लेती है। किताबों में लिखा है इट कैन ग्लाइड अप टू हाइट ऑफ 400 मीटर। 400 थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो मैं लिख तो दूंगा 400 मीटर वाला ही, पर आप 6 मीटर वाला याद रखें। इट कैन ग्लाइड अप टू 6 मीटर। तो 6 मीटर तो समझ में आता है, पर बुक्स वगैरह में अप टू 400, तो 6 to 400 मीटर लिख दूं मैं। 6 to 400 मीटर्स। पर ये वाला जो पार्ट है मुझे हमेशा इस पर डाउटफुल रहता है। बुक्स में लिखा है इसलिए मेंशन कर देता हूँ, बट आई एम डाउटफुल ऑन दैट 400 वाली थिंग। 6 मीटर समझ में आता है। सो दे कैन ग्लाइड अप टू इन वाटर अप टू हाइट ऑफ 6 मीटर विद द हेल्प ऑफ एनलार्ज्ड। ये कौन सा फिन होता है? पेक्टोरल फिन। तो पेक्टोरल फिन इज मॉडिफाइड इनटू विंग। सवाल पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ enlarged, let me write it in red color, pectoral fin। तो डोर्सल फिन भले ही लॉन्ग हो, इट वाज मोर मेंशनिंग, बट अगर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फिन इज मॉडिफाइड इनटू विंग, आंसर वुड बी पेक्टोरल फिन। सो इन देयर केस पेक्टोरल फिन इज मॉडिफाइड इनटू विंग। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल बच्चों। इट इज एन एक्सीलेंट फिश फॉर फूड। पर इंडिया वगैरह में तो ज़्यादा नहीं खाते हैं इसको। जहाँ भी अवेलेबल होती है वो पकड़ के खा लेते हैं। तो एक्सोसिटस ऑफ फ्लाइंग फिश के बारे में याद रखना है 3 पॉइंट। उसका डोर्सल फिन बड़ा होता है, वो 6 मीटर की हाइट तक ग्लाइड कर सकती है। जो विंग बना है वो पेक्टोरल फिन के मॉडिफिकेशन से बना है, एंड दैट इज एन एक्सीलेंट फूड फिश। पहला एग्जाम्पल इज क्लियर। सेकंड एग्जाम्पल, पॉम्फ्रेट के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। ओके, चलो पढ़ा नहीं होगा, सुन तो लिया होगा। पढ़ा नहीं होगा, लास्ट ईयर और 2-3 साल पहले मेरी क्लास में बहुत सारे बंगाल के बच्चे हुआ करते थे और वो बड़े खुश होते जब हम फिश वगैरह पढ़ते थे। तो स्ट्रोमेटियस, सेकंड एग्जाम्पल इज Stromateius, and this Stromateius is the common name of pomfret. तो सेकेंड एग्जाम्पल इज पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट के बारे में कुछ याद रखना चाहते हो? याद रख लेना, इंडिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली जो फिश होती है वो पॉम्फ्रेट होती है। मोस्ट वाइडली ईटन फिश
इन इंडिया। देखो ये जितने भी हमें लाइन लिखता जा रहा हूँ, ज़्यादातर ना इन्हीं लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सोसिटस में पूछ लेंगे उसका विंग कहाँ से डेवलप हुआ है, मोस्ट वाइडली ईटन फिश इन इंडिया पूछ लेगा, मोस्ट वाइडली ईटन फिश इन इंडिया। मेरा कैमरा मैन भी हेल्प नहीं करता, अगर मैं कुछ उल्टा लिख देता हूँ तो बस उल्टा चल ही रहा है। खैर, कई बार सी योर ब्रेन एंड योर द सेंटर ऑफ योर ब्रेन विच इज़ कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ योर टंग and center of your brain which is controlling the movement of your hand, if they are coordinated very properly then you can speak and write the exact thing. पर थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हुआ इन द लेट्स से जो भी एसोसिएशन एरियाज है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, जैसे मेरे साथ होता है कई बार। ठीक है, थर्ड फिश अगर मैं बताऊँ सालमन के बारे में, सालमन बी इज आल्सो मेराइन फिश, और सालमन का साइंटिफिक नेम होता है सार्डिनेला। सालमन का साइंटिफिक नेम होता है सार्डिनेला। तो थर्ड वन इज सार्डिनेला, और लेट्स कॉल दैट सैल्मन। बता दें यंग सैल्मन जो होता है वो भी कैसा माइग्रेशन करता है, वो फ्रेश वाटर में जाता है ना। यंग सैल्मन, हिल्सा, लैम्प्रे फ्रेश वाटर में जाते हैं ब्रीडिंग के लिए और फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, देन फोर्थ अगर मैं एडिबल फिश की बात बताऊँ मेराइन में, तो जो बॉम्बे डक होता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है हैरपोडॉन, उसका साइंटिफिक नेम होता है हैरपोडॉन। हैरपोडॉन और बॉम्बे डक, दैट इज फोर्थ एग्जाम्पल, दैट इज फोर्थ। अच्छा बताया था ना बॉम्बे डक इज ए बोनी फिश नॉट अ डक, इज द फोर्थ एग्जाम्पल। इट इज आल्सो कॉमनली इडेबल। ये जितने भी नाम लिख रहा हूँ मैं इडेबल के नाम लिख रहा हूँ पहले। तो एक्सोसिटस, स्ट्रोमेटियस, सार्डिनेला, Harpodon, these are 4 classical example, and how you can forget about Hilsa, how you can forget about Hilsa. Hilsa के बारे में अगर मैं बताऊँ, that is the only Indian fish which show catadromous migration. Salmon is not Indian fish, right? Only Indian fish to show catadromous migration is Hilsa. सवाल पूछा जाता है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि ओनली इंडियन फिश विच शो catadromous migration, that is Hilsa here. You know Hilsa is the national fish of Bangladesh. Hilsa is the, वैसे तो इंडिया में नहीं पूछना चाहिए सवाल, नेशनल फिश ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश। अच्छा, इंडिया में जो है ना नेशनल एक्वेटिक एनिमल को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिया में नेशनल एक्वेटिक एनिमल को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ। जो रिवर डॉल्फिन होती है, वैसे तो ये मैं बताऊँगा आपको मैमल्स में जाके, ये मैं लिखवाऊँगा मैमल्स में जाके। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज़ रिवर डॉल्फिन, गैंगेटिक जो डॉल्फिन होती है जो गंगा वगैरह में मिलती है। देन वैसे तो ये ना ऑथेंटिक नहीं है कहना, पर जो मर्करेल होती है, जो मर्करेल होते हैं, मर्करेल, इट इज़ रिगार्डेड एज नेशनल फिश ऑफ इंडिया बाय सर्टेन पीपल। मर्करेल इज़ रिगार्डेड एज नेशनल फिश ऑफ इंडिया बाय सर्टेन पीपल, पर ये ऑथेंटिक नहीं है कहना। खैर, ये जो पाँचों मैंने बताइए, दे आर एडिबल, दीज आर एडिबल, ईजली एडिबल। ठीक है बेटा, 6 एग्जाम्पल हो गए, अभी और भी एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। लेट अस टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 7। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन। इसका ना फोटो भी अपनी एनसीईआरटी में, हिप्पोकैम्पस, सी होर्स। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे हिप्पोकैम्पस के बारे में 5-6 चीज़ें आपको बताऊंगा। मैं डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा उसका, बट हिप्पोकैम्पस के बारे में आई विल बी टेलिंग यू 5 to 6 थिंग्स। लेट अस टॉक अबाउट हिप्पोकैम्पस और सी होर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इन मेराइन फिश, हिप्पोकैम्पस और लेट्स कॉल दैट सी होर्स। पहले पढ़ लेते हैं इसको, सी होर्स क्यों कहते हैं। चलो सी तो समझ में आता है, मेराइन है। सो हिप्पोकैम्पस के बारे में एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर याद रखेंगे कि हिप्पोकैम्पस फिशेज़ में क्या स्पेशल होता है। हिप्पोकैम्पस फिश के अंदर क्या स्पेशल चीज़ होती है कि उसका जो नेक होता है वो स्लाइटली बेंटेड होता है नीचे की तरफ। वैसे तो फिश में नेक नहीं होता है, बट हिप्पोकैम्पस हैव ए स्लाइटली बेंटेड नेक एंड ए लॉन्ग रोस्ट्रम लाइक होज, लॉन्ग रोस्ट्रम लाइक होज। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
उसका जो नेक और हेड होता है वो होस के जैसा होता है। जैसे होता है ना होस का बेंटेड नेक और फिर उसके बाद वो रोस्ट्रम निकला होता है, जैसे होस का रोस्ट्रम निकला होता है, कुछ ऐसे ही होता है इस फिश का। तो नेक एंड हेड आर होस लाइक, और इसकी जो टेल होती है वो प्रीहेंसाइल होती है। प्रीहेंसाइल का मतलब होता है पावर टू ग्रैब एनीथिंग, जिस भी चीज़ के अंदर ग्रेस्पिंग पावर होता है उसको बोलते हैं प्रीहेंसिलिटी। तो जैसे आप पढ़ते हो कि कुछ एनिमल्स है वो अपनी टेल से चीज़ों को पकड़ लेते हैं, दे हैव बीन स्विंगिंग ऑन द ट्रीज एंड दे हैव बीन होल्डिंग द ट्री विद देयर टेल। तो प्रीहेंसाइल का मतलब, ऐसे मैं लिजर्ड में भी बताऊंगा प्रीहेंसाइल टेल कहाँ होता है। तो प्रीहेंसाइल का मतलब होता है पावर टू ग्रेस्प एनीथिंग, एज माई हैंड्स आर प्रीहेंसाइल, राइट। एंड टेल ऑफ हिप्पोकैम्पस इज प्रीहेंसाइल, very 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 important. Tail of hippocampus is prehensile. Prehensile का मतलब हुआ power to grasp anything. Prehensile का मतलब हुआ power to grasp anything. तो बच्चे पहले तो सी होस क्यों कहते हैं, सी में मिलता है, होस के जैसा दिखता है। स्विम जब करता है तो हमेशा वर्टिकल पोजीशन में करता है। फिश तो ऐसे स्विम करेंगी, ये कुछ ऐसे स्विम करेगा। It swims in vertical position. It swims in vertical position. ठीक है बेटा। Then the third characteristic feature पे चलते हैं। हिप्पोकैम्पस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब आप मेल और फीमेल को देखते ही पहचान लो। इनका जो मेल होता है उसके पास एक ब्रूड पाउच होता है, एक थैला जैसा स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ब्रूड पाउच जिसको बोलते हैं, और उसके अंदर फीमेल आके एग ले करती रहती है। वो एग वहीं पर रहते हैं जब तक वो हैच नहीं हो जाते। इसलिए कहते हैं मेल को प्रेग्नेंट मेल, इसलिए हिप्पोकैम्पस के मेल को प्रेग्नेंट मेल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, दे एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एंड male have a brood pouch in which female lay eggs and are kept there until hatching. तो क्योंकि मेल के ब्रूड पाउच के अंदर फर्टिलाइज्ड एग है, इसलिए मेल को क्या कहते हैं, मेल इज आल्सो नोन एज, हिप्पोकैम्पस इज आल्सो नोन एज प्रेग्नेंट मेल। हिप्पोकैम्पस इज आल्सो नोन एज प्रेग्नेंट मेल। और क्योंकि वो जो एग है हैचिंग से पहले मेल के अंदर है, इसलिए आप कहते हैं मेल शोज पेरेंटल केयरिंग, दैट इज मेल शोज पेरेंटल केयर। ठीक है बेटा, तो आपने पढ़ लिया सी होस क्यों कहते हैं, प्रीहेंसाइल टेल का मतलब क्या है, स्विमिंग कैसे करता है, और ये वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल जो है उसको मेल को प्रेग्नेंट मेल कहते हैं, वो पेरेंटल केयर शो करता है उसके ब्रूड पाउच के अंदर। फर्टिलाइजेशन जो है ना आउटसाइड द बॉडी होता है, याद रखना, ब्रूड पाउच आउटसाइड द बॉडी, और वहीं पर रहते हैं जब तक वो हैच नहीं हो जाते। ठीक है बेटा। नेक्स्ट याद रखना, कई बार ना हम वर्ड यूज़ करते हैं सेकेंडरी वी पैरिटी। सेकेंडरी वी पैरिटी इसी को कहते हैं, कई बार वर्ड यूज़ कर लेते हैं सेकेंडरी वी पैरिटी। हैचिंग के बाद तो यंग वन ही आएंगे, तो प्राइमरी वी पैरिटी तो नहीं होते हैं, पर सेकेंडरी वी पैरिटी शो करते हैं। सेकेंडरी वी पैरिटी शोन बाय हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस के बारे में याद रखना, उसके जो फिन्स होते हैं, एक ये वाला जो फिन है पेल्विक फिन, और जो कॉडल फिन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। पेल्विक फिन एंड कॉडल फिन आर एब्सेंट। चलो बच्चों, अगर मैं आपसे ऐसे ही जनरली पूछूं पेल्विक फिन एंड कॉडल फिन आर एब्सेंट, कॉडल फिन कैसा होता होगा बोनी फिशेज में, होमोसर्कल या हेट्रोसर्कल? आंसर इज होमोसर्कल, आर एब्सेंट। कुछ बच्चे जो है ना क्वेश्चन वगैरह के आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है वो। तो याद रखेंगे, इनके पास अगर बोनी फिशेज के पास अगर कॉडल फिन हुआ तो उसके दोनों लोब्स इक्वल होते हैं, वो होमोसर्कल होते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेज के पास हेट्रोसर्कल होते हैं। हिप्पोकैम्पस के पास फिन होता ही नहीं है। हिप्पोकैम्पस का डेथ के बाद, जब हिप्पोकैम्पस की डेथ हो जाती है, उसकी जो ड्राइड स्किन है
उसको यूज़ किया जाता है कुछ ऑर्नामेंटल्स बनाने में। तो ड्राइड स्किन ऑफ हिप्पोकैम्पस, ड्राइड स्किन ऑफ हिप्पोकैम्पस is used in formation of ornamentals। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका मेराइन बोनी फिशेस के बारे में। एक और एग्जांपल बचता है लास्ट, एक दो और बता दूं मैं आपको। एक मेराइन बोनी फिश होता है जिसका नाम होता है सोलिया। द नेक्स्ट वन इज, लेट्स से अगर मेरा नंबरिंग सही चल रहा है तो जो सोलिया होता है डेट इज आल्सो ए मेराइन बोनी फिश। सोलिया इज आल्सो अ मेराइन बोनी फिश। एक दो और रह गए, मैं वो भी मेंशन कर देता हूँ। दे आर 1 or 2 मोर लेफ्ट मेराइन बोनी फिश में, वो भी मेंशन करना ठीक रहेगा यहीं पर। फिर हम फ्रेश वाटर बोनी फिश को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स आर गोइंग टू टेक मच टाइम, रिमेंबर। लेट्स से द नेक्स्ट मेराइन बोनी फिश। जो अगला मेराइन बोनी फिश पढ़ेंगे बेटा, उसका नाम होता है आपका रिमोरा। रिमोरा और एक्टिनियस, रिमोरा और एक्टिनियस कॉमन नेम, और इट इज आल्सो नोन एज रिमोरा। देखो इसके अंदर ना सकर डेवलप हो जाता है। सकर इज द ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, जो आपने लोअर फाइलम में पढ़े हुए हैं। सकर इज द ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट विच यू हैव स्टडीड इन लोअर फाइलम। रिमोरा या इकाइनस के अंदर एक सकर डेवलप हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ दैट सकर वो शार्क या व्हेल जैसी फिश के साथ अटैच हो जाती है, और उनका जो रिलेशनशिप होता है वो कॉमन सेलिज्म रिलेशन होता है। रिमोरा और इकाइनस, इट इज कॉमनली नोन एज सकर फिश। पहला क्वेश्चन बनता है कि जो सकर होता है वो कौन से फिन के डेवलपमेंट से बनता है। उनके अंदर जो डोर्सल फिन होता है वो डेवलप हो जाता है इनटू सकर। डोर्सल फिन, देयर डोर्सल फिन डेवलप्स इनटू सकर, और they share a common cellism relationship with large fishes like that of shark and mammals like that of whale। common cellism तो समझते होंगे ना आप क्या होता है, जिसमें दोनों का फायदा हो जाता है, राइट? नहीं, दोनों का जब फायदा होता है उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कॉमन सेलिज्म रिलेशनशिप का मतलब होता है व्हेन एक का फायदा हो रहा है दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा। तो दे शेयर a common cellism relation with shark and whales। तो बच्चे इस 6, 7, 8, 9 जो फिश हो गई, ये आपकी कौन सी फिश हो गई है? ये सारी की सारी फिश हो गई आपकी मेराइन बोनी फिश। एक और बचती है, उसको बोलते हैं एंगुलर फिश। एंगुलर फिश इज लॉफियस। Let make it 10. Lophius is also known as angular fish, और ये भी आपकी होती है बेटा मेराइन बोनी फिश। तो ये मेराइन बोनी फिश के बारे में हो गया। अब लेट अस स्टार्ट और वील बी लर्निंग अबाउट फ्रेश वाटर बोनी फिश। इज दैट क्लियर बच्चों? सो लिस्ट ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज। लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑफ list of freshwater bony fishes। Let us make a list of freshwater bony fishes। The first fish which we will be discussing would be rohu। Rohu is the scientific name, the genus name is labio। We call that labio rohita। अब सबसे पहले अगर मैं रोहू के बारे में डिस्कस करूं, कॉमनली नोन एज रोहू, जो लेबियो रोहिता एंड लेबियो कालबासु पढ़ेंगे हम। लेबियो रोहिता एंड लेबियो कालबासु पढ़ेंगे जब, तो लेबियो रोहिता या रोहू का जब अकरेंस की बात करें तो दे आर फाउंड इन क्लियर एंड स्लगिश वाटर। दे आर फाउंड इन क्लियर एंड स्लगिश वाटर। फिर बच्चों हमें याद रखना है कि इनके जो एडल्ट्स होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, और जो इनके यंग वन है वो प्लैंक्टोन्स पे फीड करते हैं, जू प्लैंक्टोन एंड फाइटोप्लैंक्टोन पे, तो उनको बोलते हैं प्लैंक्टिवोरस।
इनके जो एडल्ट है, द एडल्ट आर हर्बीवोरस, एंड इनके जो यंग वन है हर्बीवोर, एंड जो यंग वन है दे फीड ऑन जू प्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन, तो उनको बोलते हैं प्लैंक्टिवोर। द यंग वन इज प्लैंक्टिवोर, प्लैंक्टिवोर। तो पहले तो नाम याद रख लेंगे भाई, रोहू का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इट इज़ लेबियोरोहिता, कहाँ पे अकरेंस होता है और कैसे कैसे इसके एडल्ट और इसके यंग वन की फीडिंग क्या होती है। रोहू के बारे में याद रखेंगे कि डेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेलिशियस फिश। रोहू, इट हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ पॉपुलर डेलिशियस फिश और कॉमनली इडिबल भी है। रोहू के बारे में पहले हम मेंशन कर चुके हैं अपने प्रीवियस पार्ट ऑफ लेक्चर में कि रोहू के स्टमक वगैरह नहीं होता है। जब रोहू का डायग्राम देखते हैं तो उसका जो स्नाउट होता है उसका जो स्नाउट होगा, जो माउथ होगा, उसके ऊपर दो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं बार्बल्स। टू स्मॉल शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच वी कॉल बार्बल्स। टू short thread like structure is present which we call barbels। अच्छा, ये बार्बल्स होते क्या है बोनी फिशेज के अंदर? बार्बल्स आगे काफ़ी डिस्कशन करने वाला हूँ मैं इनके बारे में। बोनी फिशेज का लेट्स से दिस इज द माउथ हेयर, टर्मिनल माउथ बताया था। माउथ से ये दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होंगे। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं माउथ से, इनको कहते हैं बच्चों बार्बल्स। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर होते हैं टेस्ट रिसेप्टर। तो जो सिलेक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ फूड होता है, इनके ऊपर होते हैं टेस्ट बर्ड। तो जो सिलेक्शन ऑफ फूड होता है वो विद द हेल्प ऑफ बार्बल्स होता है। बार्बल्स हाउसेस टेस्ट बर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ फूड। तो ये जो बार्बल्स हैं इनके ऊपर टेस्ट बर्ड होंगे बच्चों, और वो इनको फूड सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो जब पहला फिश हमने डिस्कस किया, द नेम ऑफ फर्स्ट फ्रेश वाटर बोनी फिश इज लेबियोरोहिता, commonly known as rohu, delicious popular fish, does not have a stomach, found in clear and sluggish water, adult is herbivore, young feed on zooplankton and phytoplankton, so planktivore. In their structure, on their mouth, on their head I will say, there are two short thread like structure which are known as barbels, and these barbels houses इनके अंदर होते हैं टेस्ट बर्ड, और ये टेस्ट बर्ड हेल्प करते हैं इन द सिलेक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ फूड। तो पहला एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया, डेट इज लेबियोरोहिता। अब सेकंड जो एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं उसका स्ट्रक्चर अपनी एनसीईआरटी में है। कॉमन नेम होता है बखुर, साइंटिफिक नेम होता है कटला। तो अगर सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, सेकंड एग्जाम्पल इज कटला, तो हमारे एनसीईआरटी में दो ही बोनी फिश के फोटोग्राफ होंगे, एक हिप्पोकैम्पस के जो सी हॉर्स है, और दूसरा कटला जो अभी डिस्कस करने वाले हैं जिसका कॉमन नेम होता है बखुर। कटला साइंटिफिक नेम जब पढ़ेंगे तो जीनस और स्पीशीज का सेम नेम होता है, वी कॉल डेट कटला, और इसका कॉमन नेम होता है बखुर। अब इसका फोटोग्राफ अपने एनसीईआरटी में है, सो डेट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। इसके बारे में दो बात याद रखनी है। पहली बात याद रखनी, इसके अंदर बार्बल्स नहीं होते हैं, इसका ट्रंक और टेल के ऊपर स्केल भी नहीं होते हैं। तो बार्बल्स एंड स्केल आर एब्सेंट, बार्बल्स आर एब्सेंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट याद रखना है बच्चों इसके बारे में, इट इज अ कंप्लीट हर्बीवोर फिश, एंड थर्ड जो पॉइंट याद रखना है, स्केल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द ट्रंक एंड टेल, हेड पर नहीं होते हैं। स्केल्स आर प्रेजेंट
ऑन ट्रंक एंड टेल नॉट इन इट्स हेड। तो जो हेड होगा वो नेक्ड होगा, ट्रंक और टेल के ऊपर स्केल्स होते हैं। तो जब आप बखूर की बात करें, बखूर इज ए हर्बीवोरस फिश विच डज नॉट हैव बार्बल्स ऑन इट्स माउथ। हेड के ऊपर स्केल्स नहीं होंगे, वो स्केल्स उसके ट्रंक और टेल पर होते हैं। तो अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, कुछ ऐसे करके डायग्राम बनाया होगा। जो फिन होंगे वो होमोसर्कल होने चाहिए, हेट्रोसर्कल, दे मस्ट बी होमोसर्कल। माउथ शुड बी टर्मिनल, दीज आर द आइज हियर। देन स्केल्स हेड पर नहीं है, ट्रंक और टेल पर है। और दो बड़े बड़े डेवलप्ड पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, डोर्सल फिन, वो सब होंगे इसके पास, ठीक है। डेवलप्ड पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन वगैरह होंगे। तो याद रखेंगे कि जो एनसीईआरटी में डायग्राम है डेट इज ऑफ कटला, ठीक है। मैं ज़्यादा अच्छे से इसलिए नहीं बनाया इसको, वाई टू वेस्ट टाइम, जब हम फिश का डायग्राम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पहला एग्जाम्पल हो गया लेबियोरोहिता का, दूसरा एग्जाम्पल हो गया कटला का, तीसरा एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे क्लेरियस का। क्लेरियस को मगुर भी कहते हैं और कैटफिश भी कहते हैं। बाद में ना मैं कार्प और कैटफिश के बारे में भी आपको बताऊंगा बच्चों कि कार्प और कैटफिश क्या होते हैं, स्केल्स के हिसाब से कैसे कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं कार्प और कैटफिश का। थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड एग्जाम्पल वुड बी क्लेरियस। थर्ड एग्जाम्पल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन बोनी फिशेज इज क्लेरियस। इनके जो फीचर्स हैं इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन्हीं को अच्छे से याद रख लेंगे। फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन्हीं को याद रख लेंगे। क्लेरियस इज आइदर कॉल्ड एज कैटफिश और इसका कॉमन नेम होता है मगुर। तो रोहू वाज द नेम ऑफ लेबियो, बखुर वाज द नेम ऑफ कटला एंड रोहू इज द नेम ऑफ क्लेरियस। क्लेरियस ओमनिवोर होती है। जो भी ऐसा पानी होता है जो थोड़ा क्लाउडी होता है, ऐसा पानी जो थोड़ा क्लाउडी है, जहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, वहाँ पर मिलती है क्लेरियस। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र में दे आर फाउंड in cloudy and such water where dissolved oxygen is low, where dissolved oxygen content is low। कहाँ पर होता है ऐसे? मेनली इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट। देन अगर क्लेरियस के बाबल्स की बात करें, सर क्या इनके पास बाबल्स होते हैं? आंसर इज यस। एक नहीं, दो नहीं, इनके पास 8 बाबल्स होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर ऑफ बाबल्स। तो लेबियोरोहिता के अंदर, रोहू के अंदर 1 पेयर ऑफ बाबल्स, मगुर के अंदर 4 पेयर ऑफ बाबल्स, एंड जो तीसरी आपको बताई थी मैंने डेट वाज योर कटला, बखुर, उसके अंदर बाबल्स आर एब्सेंट। ठीक है बेटा। फोर्थ एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बाद में ना इनके बारे में कुछ बताऊंगा मैं कि लाइव फिशेज क्या होती हैं, कुछ देर पानी से बाहर कैसे रह सकते हैं, वो आगे चल के बता दूंगा मैं, ठीक है। सो कॉल्ड लाइव फिशेज क्या होती हैं। एक ऐसी फिश जो माइग्रेशन शो करती है, एंगुइला। एंगुइला के बारे में पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों। एंगुइला को कॉमनली कहते हैं, उसका स्नेक लाइक बॉडी होता है तो उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर ईल। क्योंकि उसका स्नेक लाइक बॉडी है तो उसको बोलते हैं बच्चों फ्रेश वाटर ईल। हैगफिश के लिए भी ईल वर्ड यूज कर लेते हैं, पर वो स्लाइम ईल होता है। इसका स्नेक लाइक बॉडी होता है बिकॉज इट इज हैविंग स्नेक लाइक बॉडी। that is one of the region it is known as fresh water eel। फिर एंगुइला के बारे में एक दो करेक्टर और लिख लें। इसका लार्वा कौन सा होता है? लेप्टोसिफेलस लार्वा। इसका लार्वा कौन सा होता है? लेप्टोसिफेलस लार्वा। और ये कौन सा माइग्रेशन कर रहा था? एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस। कैटाड्रोमस माइग्रेशन विद लेप्टोसिफेलस, ये पहले भी बता चुका हूं मैं बच्चे, लार्वा। तो एंगुइला के बारे में एक दो बातें याद रख लेना। ये फ्रेश वाटर फिश होती है, इसको फ्रेश वाटर ईल कहते हैं। इसका जो है कैटाड्रोमस माइग्रेशन होता है, लेप्टोसिफेलस लार्वा होता है। लेप्टोसिफेलस लार्वा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। लेप्टोसिफेलस लार्वा इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। स्केल्स वगैरह डेवलप नहीं होते हैं
इसलिए इसको कभी कई बार ना ग्लास फिश भी कह दिया जाता है। तो अगर ग्लास फिश के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर करेंगे कि लार्वा ऑफ एंगुइला इज़ कॉमनली नोन एज ग्लास फिश। फिर नंबर 5, एक ऐसी फ़िश के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी देर तक पानी से बाहर रह सकती है। मैं सो कॉल्ड लाइव फिश के बारे में बताऊंगा, पर जो क्लासिकल एग्जांपल आता है वो आता है एनाबस का, उसको बोलते हैं क्लाइंबिंग पर्च। तो लेट अस डिस्कस अबाउट एनाबस नाउ। उनके पास एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं और उन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर, जैसे एयर ब्लेडर की ही बात कर लो, जो मैं बताया ना हेट्रोपन्यूस्ट्रिस के अंदर एयर ब्लेडर रेस्पिरेशन में काम करेगा, तो वो भी लाइव फिश की तरह काम करेगी। एयर ब्लेडर वगैरह में कुछ हवा भरी रह जाती है और उस हवा को यूज़ कर सकते हैं वो जब वो पानी से बाहर आते हैं। सो एनाबस इज़ कॉमनली नोन एज द क्लाइंबिंग पर्च। और अभी इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ मैं। जो एनाबस होती है बेटा, उसको वो कार्निवोर होती है, उसको ना अर्थवर्म वगैरह खाने का बड़ा शौक होता है। वो मेनली आउटसाइड वाटर रह सकती है कुछ देर के लिए, क्योंकि व्हाट आई वाज टेलिंग यू, उसके पास ना एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है और जो मेनली गिल्स के सामने होते हैं। तो आप याद रखेंगे एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर लाइंग इन फ्रंट ऑफ गिल्स, और उन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कुछ एयर फिल रहता है जिसकी वजह से वो कुछ देर तक पानी से बाहर रह सकती है। कार्निवोर है, बड़ा शौक होता है अर्थवर्म को खाने का। तो जब वो पानी से बाहर आई और अर्थवर्म को फीड कर रही है, उस वक्त बर्ड्स उठा के उनको टॉप ऑफ ट्री पे ले जाके छोड़ देते हैं। तो जनरली वो क्लाइंब करना नहीं जानते हैं, वो टॉप ऑफ ट्री पे मिलते हैं, इसलिए उनको क्लाइंबिंग पर्च कह देते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन lies in front of gills. So due to this they can stay outside water for some time, and no fun in telling, they are very fond on eating at earthworm. So कार्निवोरस फिश होती है। दिस इज ए कार्निवोर फिश। मैं हर एक फिश के साथ उसकी हैबिट ऑफ फीडिंग मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लिखेंगे वो लिखेंगे हेट्रोपन्यूस्ट्रिस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हेटेरोपन्यूस्ट्रिस। हेट्रोपन्यूस्ट्रिस के बारे में पहले भी डिस्कशन हुआ है, ये भी पानी से बाहर रह सकती है और इसके अंदर भी क्या होता है बच्चों, इसके अंदर भी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एयर ब्लेडर, स्विम ब्लेडर एक्ट एज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एक होती है आपके पास स्केललेस फिश, बोनी फिश में आएगा वेलागो, लाछी कहते हैं उसे कॉमन नेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल वेलेगो और लेट्स कॉल दैट लाछी। और इसके बारे में पहले भी डिस्कस हुआ है जब स्केल डिस्कस कर रहे थे। इट्स ए स्केललेस फिश। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो ये जो एग्जाम्पल्स अब तक पढ़े हैं, लोबियो रोहिता इंपॉर्टेंट था, एंड देन कटला इंपॉर्टेंट था, देन आपका जो एनाबस है वो इम्पोर्टेंट है, हेट्रोपन्यूस्ट्रिस इम्पोर्टेंट है। एक और बड़ा स्पेशल सा आता है जिसको बोलते हैं मिस्ट्रस। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूँ, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मिस्ट्रस। सिंघाड़ा जो है वो कॉमन नेम होता है उसका। वैसे तो सिंघाड़ा हम किसी और चीज़ को कहते हैं, बट साइंटिफिक नेम भी जब पढ़ोगे तो यू विल बी हैविंग ए स्माइल ऑन योर फेस। मिस्ट्रस जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मिस्ट्रस सिंघारा। तो मिस्ट्रस सिंघारा और सिंपली कॉल्ड एट मिस्ट्रस सिंघाला, दैट इज LA, मिस्ट्रस सिंघाला। ओके, मिस्टर सिंघाला नोट। मिस्ट्रस के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं होते हैं, इलोंगेटेड बॉडी होती है और इसके पास स्केल्स नहीं है, तो दैट इज विदाउट स्केल्स। आई होप आपसे NCERT से ही क्वेश्चन पूछे, क्योंकि एज ए टीचर तो मैं आपको चीज़ें बताता जा रहा हूँ कि भाई मिस्ट्रस के पास बाबल्स भी होते हैं। कितने होते हैं?
सर उतनी होती जितने क्लेरियस के पास पढ़े आपने, कितने पढ़े थे वहाँ पे, 4 पेयर पढ़े थे ना, इसके पास भी 4 पेयर होते हैं। तो इनका जो हेड होता है वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है स्नॉट के जैसा, हेड जो है वो मॉडिफाई होकर क्या बन जाता है, स्नॉट, और स्नॉट के ऊपर क्या होते हैं, बियर 4 पेयर्स ऑफ बार्बल। एंड एग्जैक्टली सेम थिंग बार्बल्स क्या होते हैं, बार्बल्स को हमने पढ़ लिया, वो सेंसी स्ट्रक्चर होते हैं जिसके ऊपर टेस्ट बर्ड होते हैं। मिस्ट्रेस एक तरह से ना प्रीडेटर होती है छोटी छोटी फिश पर, ये कार्निवोर है एंड इट इज़ प्रीडेटर्स ऑन स्मॉल फिशेज, इट्स अ कार्निवोर एंड प्रीडेटर ऑन स्मॉल फिशेज। तो मिस्ट्रेस के बारे में ये 3-4 लाइनें याद रख लेना। मिस्टर सिंघालिया के बारे में, दैट इज़ मिस्टर सिंघाला, इसके बारे में 3-4 चीज़ें याद रख लेना। फिर एक फ़िश बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है उसका, तो फ्लैट फिश कहते हैं कॉमनली, साइंटिफिक नेम होता है हैव यू स्लेप्ट, यस आई एम स्लेप्ट, सोलिया और लेट्स कॉल दैट फ्लैट फिश। इसकी जो आइज़ होती है उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है, वो सुने आप। इसका इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि ये जो फ़िश का अर्ली डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर जो आइज़ होती है वो ना लेटरली प्रेजेंट होती है, और जैसे जैसे फ़िश बड़ी होती चली जाती है, फ़िश ना बॉटम डेलिंग होती है, ज़मीन के अंदर जो वो डिगिंग करके रहते हैं, जैसे जैसे फ़िश बड़ी होती चली जाती है दोनों आइज़ एक तरफ शिफ्ट हो जाती है। इट्स ए टाइप ऑफ अडेप्टेशन टू वाटर प्रेशर। तो इसके बारे में याद रखेंगे। इन यंग स्टेज both eyes are laterally present, but as they are bottom dwellers, in adult, this is comma here, in adult both eyes shift to one side as an adaptation to water pressure। वाटर प्रेशर को अडेप्ट करने के लिए एक तरफ जिस तरफ वाटर प्रेशर आता है तो उस तरफ आइस डेवलप ही नहीं होते हैं और दूसरी तरफ आइस डेवलप हो जाते हैं। तो ये बोनी फिश हो गया बच्चे। फिर एक बड़ा कॉमन सा है जिसको तो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे, मैंने मलेरिया में भी पढ़ा है उसके बारे में, गम्बूशिया के बारे में, गम्बूशिया एफिनिस। जो गम्बूशिया एफिनिस होता है बेटा, इट इज़ कॉमनली नोन एज लावासाइडल फिशेज, लावासाइडल फिश। और लावासाइडल फिश क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट फीड्स ऑन विच लार्वा? इट फीड्स ऑन मॉस्किटोज लार्वा। तो जब भी आपको कोई ऐसा डिजीज जो मॉस्किटो की वजह से हो रहा है उसके लार्वा को ख़त्म करने के लिए हम कौन सा फिश रियर करना शुरू कर देते हैं? गम्बूशिया। अच्छी बात है कि ये एक फ्रेश वाटर फिश है, अदरवाइज़ आपको समुद्र के पास घर बनाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल हो गए आपके फ्रेश वाटर फिशेज़ के। आगे 7-8 एग्जाम्पल वी हैव कवर्ड। फिर एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं एक्वेरियम फिश के, और एक्वेरियम फिश के बाद मैं आपको बताऊंगा थोड़ा लंग फिशेज़ के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट द एग्जाम्पल विच आर कॉमनली नोन एज एक्वेरियम फिश। हमारी एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल मेराइन फिश के भी हैं, कुछ एग्जाम्पल फ्रेश वाटर फिश के भी हैं, और ये 2 एग्जाम्पल एक्वेरियम फिश के भी हैं। तो एनसीईआरटी वाले तो बड़ा अच्छा करते हैं, 2 नाम लिख देते हो, बात ख़त्म कर देते हैं, और फिर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट, अगर आपके घर पे एक्वेरियम होगा तो शायद आप इनसे बहुत फेमिलियर भी होंगे, एक्वेरियम फिशेज़। तो फर्स्ट इज़ बेटा एंड सेकेंड इज़ टेरोफाइलम। ये 2 बहुत कॉमन सी एक्वेरियम फिश होती है। फर्स्ट इज़ बेटा, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं ये बहुत झगड़ालू होते हैं, मेरा बेटा इज़ वेरी झगड़ालू, इट इज़ फाइटिंग फिश। वैसे फाइटिंग फिश से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक फीचर इनका ये होता है, दे आर वेल नोन फॉर देयर ब्रिलियंट कलर, दे आर वेल नोन फॉर ब्रिलियंट कलर। वैसे एक्वेरियम फिश तो कलरफुल ही होती है, अच्छा भी तभी लगता है एक्वेरियम अगर फिशेस कलरफुल हो। ठीक है,
तो पहला एग्जाम्पल आप याद रख लेंगे, बेटा इज एक्वेरियम फिश। सेकंड याद रखेंगे टेरोफाइलम, सेकंड याद रखेंगे स्टार्ट विद पी, टेरो डबल LUM फाइलम। अब जो टेरोफाइलम होता है उसको कॉमनली कहते हैं बेटा एंजल फिश, उसको कॉमनली बोलते हैं एंजल फिश। टेरोफाइलम का फोटो तो एक कंट्री की करेंसी पे भी आता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको। अभी याद रखें आपके पास ना 3 तरह की एंजल फिश होती है। फर्स्ट इज आल्टमम एंजल फिश, जो फर्स्ट टाइप ऑफ फिश पढ़ेंगे डेट वुड बी योर आल्टमम एंजल फिश। सेकंड होगी आपके पास डीप एंजल फिश। थर्ड होगी आपके पास ऑर्निको एंजल फिश। और निको एंजल फिश, इनके बारे में नहीं पूछा जाता है इन जनरल, पर मैं बता ही रहा हूँ आपको, डीप एंजल फिश। तो 3 अलग अलग तरह के आपके पास एंजल फिश आ जाती है। क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकता है मार्क द ओड वन, तो उसने फाइटिंग फिश, आल्टम फिश, आल्टमम फिश, ऑर्निको फिश और डीप फिश के बारे में बात की है। तो फाइटिंग फिश इज फ्रॉम बेटा एंड दीज आल्टमम, ऑर्निको एंड डीप, दीज आर फ्रॉम टेरोफाइलम। ठीक है। कलर ये भी बड़ा अच्छा देते हैं। इनका जो नेचुरल बेस कलर होता है वो होता है सिल्वर का, पर इनके जो फिन्स होते हैं, इनके फिन्स वगैरह जो है ब्राउनिश या रेड हो जाते हैं। इनके बॉडी के ऊपर कुछ ऐसा है, देखो, लेट्स से दिस इज द फिश हेयर। जो नेचुरल कलर है, नेचुरल कलर इज सिल्वर। उनके बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स आ जाते हैं। स्ट्राइप समझते हो आप, जैसे ज़ेब्रा के ऊपर होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स आ जाते हैं कुछ ऐसे करके। लेट्स से ये बोनी फिश बन गई, बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स आ जाते हैं बच्चे, और जो स्ट्राइप्स है वो ब्राउनिश या रेड कलर के होते हैं। वर्टिकल स्ट्राइप्स, वर्टिकल स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स ऑफ ब्राउनिश और रेड कलर। फिर इनके जो फिन्स होते हैं उसके अंदर भी कलर होता है। जो भी इनके फिन्स होंगे उसके ऊपर भी स्ट्रेशंस होते हैं, मैं एक तरह से कहूँ। लेट्स से दीज आर द फिन्स हेयर, और इनके ऊपर भी रेड कलर के स्ट्रेशंस होते हैं। देयर फिन्स आर आल्सो हैविंग स्ट्रेशंस ऑफ रेड कलर विद रेड स्ट्रेशंस, विद रेड स्ट्रेशंस ऑन फिन। तो अगर आज आप अपने एक्वेरियम में जाएंगे, आपको ऐसी कोई फिश दिखती है तो आप समझ जाना वो टेरोफाइलम है, और अगर थोड़ी सी एग्रेसिव फिश दिखती है तो समझ जाना वो बेटा है। दीज आर 2 क्लासिकल एग्जाम्पल, दीज आर 2 क्लासिकल एग्जाम्पल। तो मैं बता रहा था ये ना एक कंट्री के करेंसी के ऊपर भी जो नोट होता है उसके ऊपर इसका फिश होता है, बापूजी की तरह। कंट्री का नाम होता है वेनेजुएला। इट इज़ नेशनल फिश ऑफ वेनेजुएला, ऑफ वेनेजुएला। तो चलो कई बार ना क्वेश्चन डिज़ाइन कर देते हैं कि भाई टेरोफाइलम के बारे में कौन सी बात ठीक है, टेरोफाइलम के बारे में कौन सी बात गलत है। तो ये एग्जाम्पल होगा एक्वेरियम फिश के बारे में। अब ज़्यादा देर ना करते हुए लंग फिशेस को पढ़ लेते हैं। डिप नॉय, 2 लंग्स हैं, नॉय वर्ड फ्रॉम लंग्स एंड डिप फ्रॉम 2, और एम्फीबियंस के जो अंकल होते हैं, अंकल ऑफ एम्फीबियंस। तो लेट अस टॉक अबाउट लंग फिशेस। 3 लंग फिशेस होंगे, उनके एग्जाम्पल उनके अंदर बता दूंगा भाई कब वो लंग से रेस्पायर करते हैं। देन एस्टिवेशन के बारे में थोड़ा बता दूंगा, और उनके अकरेंस के बारे में बता दूंगा। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। पर ये सब बातें बताने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो लंग फिशेस होते हैं उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट लंग फिशेस। लेट अस टॉक अबाउट, अभी काफ़ी सारी चीज़ें बची हैं बोनी फिशेस के बारे में, मैं एक एक करके सारा कवर कर लूँगा। और डिप्नॉय, डिप्नॉय वो ग्रुप ऑफ फिश होता है जिसको हम बोलते हैं अंकल ऑफ एम्फीबियंस। कि एम्फीबियंस एक्चुअली इन्हीं से एम्फीबियंस इवोल्व हुए हैं, इन्हीं से एम्फीबियंस इवोल्व हुए हैं। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड बोनी फिश होगा आपके पास लंग फिशेस। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड बोनी फिश वुड बी लंग फिशेस। फ्रेश वाटर होते हैं, मेराइन वाटर होते हैं। आंसर टू दैट क्वेश्चन इज दे आर फ्रेश वाटर। सो जो लंग फिशेस होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं, बोनी फिशेस होते हैं, और उनके अंदर कुछ एम्फीबियन लाइक कैरेक्टर होते हैं। उनके अंदर कुछ फ्रेश वाटर बोनी फिश with few amphibian like character,
These are the freshwater bonyfish with few amphibian like character. सर एम्फीबियन के जैसे कौन कौन से करेक्टर होते हैं एक बार आप हमें बता दीजिए। जी बिल्कुल बताऊंगा आपको। सबसे पहले याद रखेंगे इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। नेयर्स भी इनमें डेवलप हो जाते हैं, एक्सटर्नल नेयर के साथ साथ इंटरनल नेयर। फिश वाले करेक्टर होगा इसके पास साइक्लोइड स्केल। एयर ब्लेडर हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, और वो वाटर से कई दिनों तक बाहर सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव वाटर आउटसाइड वाटर फॉर सेवरल डेज। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर एयर ब्लेडर फॉर रेस्पिरेशन। अभी जब 1 by 1 एग्जाम्पल बताऊंगा तो मैं लंग्स वगैरह तब मेंशन कर दूंगा, ठीक है बेटा। देन साइक्लोइड स्केल, देन साइक्लोइड स्केल्स, डेट्स गुड। ये भी बताया था कुछ के पास ना वो कॉस्मोइड भी होते हैं, लेकिन कुछ के पास ही होते हैं वो। आप डाउट में पूछेंगे मुझसे, कुछ के पास कॉस्मोइड भी होते हैं, ट्रू। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, दे आर हैविंग 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड external as well as internal nares are developed। तो सबसे पहले इंटरनल नेयर्स किस में डेवलप हुए थे? आंसर इज बोनीफिशेस में। सबसे पहले जो इंटरनल नेयर्स डेवलप हुए थे बच्चों, वो किस में डेवलप हुए थे? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज बोनीफिशेस। ये हो गए जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बोनीफिशेस। अब 1 by 1 एग्जाम्पल्स ऑफ बोनीफिश पढ़ लेते हैं। अब 1 by 1 एग्जाम्पल्स ऑफ ये करेक्टर्स हो गए लंग फिशेस के। अब 1 by 1 एग्जाम्पल्स ऑफ लंग फिशेस पढ़ लेते हैं। 3 क्लासिकल एग्जाम्पल बताऊंगा आपको लंग फिशेस के, उनके कॉमन नेम, उनके अकरेंस और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉमन नेम, अकरेंस एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो पहला पढ़ेंगे डेट वुड बी प्रोटोप्टेरस। फर्स्ट लंग फिश विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज प्रोटोप्टेरस। प्रोटोप्टेरस जनरली अफ्रीका में मिलता है, इसको बोलते हैं अफ्रीकन लंग फिश। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन अफ्रीका, लेट्स कॉल दैट अफ्रीकन लंग फिश। सर अफ्रीका में कहाँ कहाँ मिलता है, थोड़ा सा ये भी मेंशन कर देते तो अच्छा रहता। अफ्रीका में कहाँ कहाँ मिलता है? जो ट्रॉपिकल एरिया ऑफ अफ्रीका होता है उसमें जो रिवर्स एंड लार्ज लेक्स है, दे आर फाउंड इन रिवर एंड लार्ज लेक्स ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका। तो उसकी जो रिवर और लार्ज लेक्स होगी उसके अंदर क्या मिलता है आपको? प्रोटोप्टेरस। इसके जो गिल्स होते हैं बच्चों वो वीकली डेवलप होते हैं। गिल्स आर वीकली डेवलप्ड। तो इतने ज़्यादा डेवलप्ड गिल्स नहीं हैं, उनको कंपनसेट करने के लिए इनके पास क्या आ गया होगा? देयर इज नो फन इन टेलिंग। उनको कंपनसेट करने के लिए इनके पास आ जाते हैं लंग्स। तो जो रेस्पिरेशन है डेट इज सप्लीमेंटेड बाई 2 लंग्स। रेस्पिरेशन इज सप्लीमेंटेड by 2 lungs, is supplemented by 2 lungs। फिर देखो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ज़्यादा एडवर्स कंडीशन नहीं बियर कर पाते, तो जब भी ज़्यादा गर्मी होती है ये जाके ना अपने आप को डोरमेंट स्टेज में ले जाते हैं और ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं एस्ट्रिवेशन। अंडरगो समर स्लीप और एस्ट्रिवेशन। अंडरगो समर स्लीप और एस्ट्रिवेशन। तो पहला एग्जाम्पल तो बच्चे लंग फिश का ये हो गया, द नेम इज प्रोटोप्टेरस। इट्स अ कनेक्टिंग लिंक। तीनों लंग फिश जो पढ़ेंगे वो कनेक्टिंग लिंक में ही पढ़ेंगे। सेकेंड अगर एग्जाम्पल डिस्कस करें हम, अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करें उसका नाम होगा लेपिडोप्साइरन। उसका नाम होगा लेपिडोसाइरन। सेकेंड इज लेपिडोसाइरन। अब जो प्रोटोप्टेरस था वो मिलता था आपको अफ्रीका में, और लेपिडोसाइरन मिलता है आपको अमेरिका में। अमेरिका के किस पार्ट में? साउथ अमेरिका में। इसको बोलते हैं साउथ अमेरिकन लंग फिश। इसको बोलते हैं साउथ अमेरिकन लंग फिश। ऑब्वियसली ये भी उसके रिवर्स वगैरह में मिलेगा। अगर आपने पढ़ा हो कभी अमेजन रिवर के बारे में, अगर आपने कभी अमेजन रिवर के बारे में पढ़ा हो, अमेजन रिवर के अंदर ये मिल जाती है, ठीक है। गिल्स इनके भी वीकली डेवलप्ड होते हैं, गिल्स इनके भी वीकली डेवलप्ड ही होंगे, वीकली डेवलप्ड। इनके पास भी 2 पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। 2 पेयर ऑफ लंग्स इसलिए बताऊं क्योंकि जो थर्ड पढ़ेंगे उसमें 2 पेयर ऑफ लंग नहीं होंगे। इनके पास भी कितने लंग्स होंगे? 1 pair of lungs, let's say 1 pair of lungs, let's say 2 lungs. They are also having 2 lungs
और ये भी जाते हैं समर स्लीप पर। दे आल्सो अंडरगो एस्टिवेशन, आल्सो अंडरगो एस्टिवेशन। तो बच्चे इसके बारे में तो प्लीज़ इसका नेम और इसका अकरेंस, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। थर्ड, नियोसिराटोडस, अफ्रीका वाला हो गया, अमेरिका वाला हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया वाला क्यों भूल रहे हो? ऑस्ट्रेलिया वाला भी पढ़ लेते हैं। द नेम इज नियोसिराटोडस। थर्ड वन, द नेम इज नियोसिराटोडस। और जो नियोसिराटोडस होता है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन लंग फिश। तो नियोसिराटोडस इज ऑस्ट्रेलियन लंग फिश। ठीक है बेटा। अब इनके बारे में याद रख लेना कि ये कहाँ मिलती है। ये भी रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। ये गिल से रेस्पायर करते हैं और अपना जो एक इकलौता लंग होता है उसको एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस ही यूज़ करते हैं। दे रेस्पायर वाया गिल and uses single lung at time of stress only। तो बच्चे ये हो गया आपका लंग फिशेज के बारे में। तो लंग फिशेज और डिप्नोइड 3 चैम्बर्ड हार्ट वाली जो फिश है, और पहला प्रोटोप्टेरस, दूसरा लेपिडोसायरन और तीसरा नियोसिराटोडस। कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम याद रख लेना। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको बता देता हूँ कार्प्स क्या होती है और कैटफिश क्या होती हैं। अब मैं थोड़ा सा ये बच्चे एग्जाम्पल्स वगैरह हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ बोनी फिश इज कवर्ड। अब मैं आपको कार्प्स बता देता हूँ, कैटफिश बता देता हूँ, म्यूरल्स बता दूंगा, फिर थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूंगा सो कॉल्ड लाइव फिशेज़ के बारे में, और बाद में एक टेबल बना लेंगे कि कार्टिलेजियस फिशेज़ में बोनी फिशेज़ में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले होता है व्हाट आर कार्प्स। आप काफ़ी सारी जगह पढ़ते हैं कि ये फ़िश कार्प है और वो फ़िश कैट फिश है। तो कार्प्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन होता है बच्चों, कार्प्स आर टूथलेस फिश। दीज आर द वन विच हैव टूथलेस माउथ एंड स्केल्स ऑन देयर बॉडी। कार्प्स आर द वन दे हैव toothless mouth and scales on their body। तो कैटफिश के अंदर टीथ आ जाएंगे पर स्केल्स नहीं होंगे। कैटफिश की बॉडी के ऊपर टीथ आ जाएंगे पर स्केल्स नहीं होंगे। बार्बल्स वगैरह जनरली कार्प्स में नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। बार्बल्स are either absent or greatly reduced अब कार्प्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, मेजर कार्प और माइनर कार्प भी क्लासीफाई किया जाता है। मेनली जो कार्प्स होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। दे आर मेनली हर्बीवोर। अब इनके बॉडी के साइज को देखकर, हर्बीवोर बॉडी के साइज को देखकर इनको क्लासिफाई किया गया बेटा मेजर कार्प्स में और माइनर कार्प्स में। मेजर कार्प वो होते हैं जिनके बॉडी का ग्रोथ ज़्यादा होता है, बॉडी का साइज बड़ा होता है। माइनर कार्प वो जिसका बॉडी का ग्रोथ कम, बॉडी का साइज कम। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मेजर कार्प, अगर मैं लेबियो रोहिता के बारे में बात करूँ, रोहू के बारे में बात करूँ, इट्स ए काइंड ऑफ मेजर कार्प। लेबियो रोहिता इज ए काइंड ऑफ मेजर कार्प। देन एक और होता है लेबियो कालबासु। लेबियो कालबासु, इट्स अगेन अ काइंड ऑफ मेजर कार्प। जो थर्ड एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, द एग्जाम्पल इज सिराइनस मिरिगला। द एग्जाम्पल इज सिराइनस मिरिगला, इट्स अगेन अ एग्जाम्पल ऑफ मेजर कार्प। देन कटला भी मेजर कार्प होता है, और एक फिश होता है उसका जो फैंग्स वाला पार्ट है ना कॉम्ब लाइक होता है, और कॉम्ब लाइक से वर्ड आता है आपका टीनो। द नेम वुड बी टीनो फेरिंजोडॉन। कटला इज कॉमन लार्ज कार्प, टीनो फेरिंजोडॉन इज आल्सो ए लार्ज कार्प। काफ़ी सारे नाम हो गए, याद रखना मुश्किल होगा, कोई नहीं, 2-4 बार रिवाइज करोगे तो नाम याद हो ही जाएंगे। मुझे याद हो गए तो आपको भी याद ही हो जाएंगे। ठीक है।
और लार्ज कार्प। और अच्छा, जो ये तीनों फिरिंजोडोन होता है ना, इसको ना ग्रास कार्प भी कहते हैं। इसको हम मेनली फीड ऑन ग्रासीज, इसको ग्रास कार्प भी कहते हैं। एक साल ना क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए मुझे इसका नाम भी याद आ रहा है बार बार, कि जो टिनोफ्रेंजिडोन होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है टिनोफ्रेंजिडोन आइडियला। इसका साइंटिफिक नेम होता है टिनोफ्रेंजिडोन आइडियला। अब जो टिनोफ्रेंजिडोन आइडियला है बेटा, उसको ग्रास कार्प कहते हैं। ठीक है। देन माइनर कार्प में एक लेबियो का ही स्पीशीज आएगा, लेबियो बाटा। जो लेबियो बाटा होता है दैट इज अ माइनर कार्प। लेबियो बाटा इज अ काइंड ऑफ माइनर कार्प। तो ये हो गए आपके कार्प्स। क्या होते हैं? कार्प्स ऐसे फिश होते हैं जिनके पास टीथ नहीं होते पर बॉडी के ऊपर स्केल होते हैं। देन ऐसे फिश जिनके बॉडी के ऊपर स्केल नहीं होते पर वेल डेवलप्ड टीथ होते हैं, वेल डेवलप्ड बार्बल्स होते हैं, उनको बोलते हैं कैटफिश। अगर कैटफिश की बात करें, व्हाट आर कैटफिश? एग्जैक्टली इसका उल्टा, स्केल्स एंड बार्बल्स are well developed, are well scales and sorry, इनके पास स्केल्स होते हैं, इनके पास स्केल नहीं होते हैं। तो मैं लिखूँगा टीथ एंड बार्बल्स आर वेल डेवलप्ड। और कैटफिश जो होते हैं वो स्केल लेस होते हैं, स्केल्स आर एब्सेंट ऑन देयर बॉडी। तो आई होप इट मेक्स ए सेंस कि कैटफिश क्या होते हैं और कार्प्स क्या होते हैं, कैटफिश क्या होते हैं और कार्प्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहते हो कैटफिश के, मेरे दिमाग में सबसे पहले तो मिस्टर सिंघानिया ही आ रहा है। मिस्टर सिंगाला। जो मिस्ट्रेस होती है बच्चे, एक तरह की कैटफिश होती है, मैंने बताया भी था वहाँ पर। क्लैरियस बेट्राकस, जिसको बोलते हैं मगुर, क्लैरियस बेट्राकस, वहाँ पर शायद इसका मुझे स्पीशीज़ नेम याद नहीं आया था। इसको कॉमनली बोलते हैं मगुर। तो बच्चे मिस्ट्रेस जो होती है वो कैटफिश होती है, क्लैरियस कैटफिश होती है। फिर एक वो बताते हैं हेट्रोपन्यूस्ट्रिस, याद है आपको? वो हेट्रोपन्यूस्ट्रिस जिसके पास एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन था, उसको हम कॉमनली नेम आता है उसका सिंघी। तो हेट्रोपन्यूस्ट्रिस फॉसिलिस, हेट्रोपन्यूस्ट्रिस फॉसिलिस, कॉमनली नोन है सिंघी, ये भी आपकी कैटफिश होती है। तो जैसे इवन जो वेलेगो पढ़े हमने पढ़ा था स्केलेस फिश में, वेलेगो ATTU, एटू, वेलेगो एटू इज ए काइंड ऑफ कैटफिश एज वेल। वेलेगो एटू को ना फ्रेश वाटर शार्क भी कहते हैं। हाँ, वेलेगो एटू को फ्रेश वाटर शार्क भी कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए आपके कैटफिश के। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर कि कैटफिश क्या होते हैं और कार्प्स क्या होते हैं, और कौन सी फिशेस कार्प्स है और कौन सी फिशेस कैटफिश है। देन एक और इम्पोर्टेंट सा कंसेप्ट है कि एक ऐसी फिश जिसका हेड स्नेक के जैसा होता है, उसको बोलते हैं म्यूरल। म्यूरल क्या होते हैं? लेट मी गेट सम पार्ट ऑफ बोर्ड फॉर्म हियर। स्नेक हेडेड फिश को बोलते हैं म्यूरल्स। म्यूरल्स आर स्नेक हेडेड फिश। ऐसी फिश जिनका हेड स्नेक के जैसा होता है उसको बोलते हैं म्यूरल्स बच्चे। ठीक है। अच्छा, इस म्यूरल में एक क्लासिकल एग्जांपल है, थोड़ा सा एस्थमा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एस्थमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, उसके जो भी कंट्रोल है एस्थमिक अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेनली जो हम म्यूरल्स की जब बात कर रहे हैं, एक आपके पास फिश होती है, उसका नाम होता है ओफियोसिफेलस पिंक्टेटस। उसका नाम होता है ओफियोसिफेलस पंक्टेटस, एक्चुअली कॉमन नेम शन्ना होता है उसका। अब जो ओफियोसिफेलस पंक्टेटस होती है, उसका जो 2 इंच का फिंगरलिंग होता है, उसके अंदर हैदराबाद में इन द मंथ अक्टूबर, हैदराबाद के अंदर उसके अंदर ने एक हर्ब रख के दिया जाता है, और उस फिश को खाने से अलोंग विद डेट हर्ब अस्थमा क्योर होता है। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता है। ठीक है बेटा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए क्या म्यूरल्स के पास स्केल्स वगैरह होते हैं, आंसर इज यस। उसके हेड और बॉडी दोनों पे स्केल्स होते हैं। तो मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ, स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन हेड एंड बॉडी। फिर वो ओफियोसिफेलस पंक्टेटस का एग्जाम्पल,
हैदराबाद में हर साल कैंप लगता है और ऐसा कहा जाता है कि उनका ना एक ख़ानदानी काम है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं वो ट्रीटमेंट। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं कि कौन सा हर्ब वो रख के दे रहे हैं उसके अंदर, इससे क्यों अस्थमा ठीक हो रहा है। तो ऑफियोसिफेलस, सिफा वर्ड आया हेड से एंड ऑफियो वर्ड आया स्नेक से, तो स्नेक हेड के जैसा होता है। पंक्टेटस, ऑफियोसिफेलस पंक्टेटस, और कॉमन नेम इज चन्ना बोलोगे शना बोलोगे, जो भी तुम्हारा मन करे। तो ऑफियोसिफेलस पंक्टेटस इज ए म्यूरल एंड इसका जो 2 इंच का फिंगरलिंग है, फिंगरलिंग और फ्राई में बता चुका हूँ क्या होते हैं। विद हर्ब इज यूज टू ट्रीट एस्थमा, दैट इज यूज टू ट्रीट एस्थमा। तो बच्चे 3 अलग अलग तरह की फिशेस के बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया है कि कार्प्स क्या होते हैं, कैटफिश क्या होती है और म्यूरल्स क्या होते हैं। तो लंग फिश हो गया, कार्प्स, कैटफिश और म्यूरल्स हो गया। तो बच्चों आज का लेक्चर ना हम लोग यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, इट्स बीइंग वेरी लेंदी। अभी बोनी फिश में 3 चीज़ें वो बताना बाकी है। मैं आपको बताऊंगा सिलोकेन फिश के बारे में, फिर आपको एक लिस्ट बनाऊंगा सो कॉल्ड लिविंग फिशेस का, लाइव फिशेस जिनको बोलते हैं जो पानी से बाहर आके रह सकती हैं। फॉल्स फिश का लिस्ट बनाएंगे और एक डिफरेंसेस पढ़ेंगे कार्टिलेजियस फिश और बोनी फिश का। तो लेटर इन द इवनिंग टुडे आई विल बी पोस्टिंग दैट वीडियो, 20-25 मिनट का वीडियो होगा ताकि आपको एक ब्रेक मिल सके। तो अभी आज के लेक्चर में यहीं तक, और इसका अगला पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो शाम को मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेना। टेक केयर, थैंक यू क्लास।